वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आगे बढ़ो। कह रहे हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। पीछे ही चर्चा की है, एक बार ही केवल हुआ है, किसमें आपातकाल के समय हुआ है। और 3 शब्द जुड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, तो एक ही बार संशोधन हुआ है। और कितने शब्द जोड़े गए थे, कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो ही गए सारे, तो एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, है ना। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया है? ये भी जोड़ चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन ही हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो 10 इसी में जोड़े गए थे। विकल्प भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? हो क्या रहा था, आप देखेंगे 1985 से लेकर के राजीव गांधी जी की हत्या के बाद आप देखेंगे कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा था। जोड़ तोड़ की सरकारें बन रही थी, किसी पार्टी को नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो भारतवर्ष के लिए वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम था। पीक यानी कि पॉलिटिकल जो होते नहीं प्रॉब्लम, उसके लिए वो पीक टाइम था। तो उसमें क्या किया गया कि किसी के 5 सांसद, किसी के 1 सांसद है, सबको मिलाकर के मिली जुली यानी कि त्रिगुट जो है सरकारें बन रही थी। सभी को चाहिए था मंत्री, और मंत्रियों की जो संख्या होती थी कितनी हो जाती थी? 100 150 मंत्रियों की संख्या हो जाती थी। अब जितने मंत्री होंगे उतना आप देखेंगे राजकोषीय संकट आएगा, उनको अच्छी खासी पेमेंट चाहिए, फिर वो करप्शन भी करेंगे। करप्शन भी उस समय पीक पर ही था, क्योंकि सभी पैसे के लिए पीछे भाग रहे थे। देश के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं को राजनीतिक संकट का समय था। तो 2003 में एक संविधान संशोधन होता, कौन सा? 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इस द्वारा क्या कर दिया गया कि मंत्रियों की संख्या को केंद्र में और राज्यों में सीमित कर दिया गया। कहीं ना कहीं बहुत बहुत बढ़िया संबंध था, जो है राजकोषीय संकट से उबरने के लिए किस तरीके से दबाव आ रहा था राजकोष पर। तो एक होता है संविधान संशोधन 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब होता है ये? 2003 में। और फिर 2004 से ये लागू होता है। इसमें जो मंत्रियों की संख्या है वो कितना कर दिया गया? केंद्र में अगर देखा जाए, केंद्र में मंत्री, केंद्र में मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की संख्या क्या थी? लोकसभा की 15%, लोकसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं। 15 लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं। लोकसभा 2 सदन है ना, अगर यहीं पे लिख के आ जाए कि राज्यसभा तो गलत हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं बन सकते हैं मंत्री, ठीक है। जो भी इसकी संख्या निकल के आई वो इस आधार पर। अगर हम बात करें राज्य में, राज्य में मंत्री कितने होंगे? राज्य में मंत्रियों की संख्या बराबर मंत्रियों की संख्या, वो कैसी होगी? विधानसभा का, निचले सदन का, है ना, विधानसभा का, विधानसभा का कितना? विधानसभा कितना? 15% से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं, ठीक है। लेकिन साथ में कंडीशन एक कंडीशन और लगा दी गई, छोटे राज्यों के लिए भी। छोटे राज्य भी तो हैं। अब वहां पर मान लो सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? अगर मान लो किसी राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है, उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15 चौको 60 यानी कि 6 मंत्री बनेंगे। अब 6 मंत्री से राज्य तो नहीं संभलने वाला है, तो वहां पर एक क्या कहते हैं प्रोविजन कर दिया गया, न्यूनतम 12 मंत्रियों की संख्या कितनी? न्यूनतम 12 होनी चाहिए, न्यूनतम 12, ठीक है। 12 से कम भी नहीं चलेगा, एक साथ प्रोविजन। फिर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं संकट खड़ा हो जाएगा कि भैया 6 मंत्रियों से पूरा राज्य चलेगा। अब अगर नॉर्थ ईस्ट के देखो जाके, छोटे छोटे राज्य हैं, फिर भी अगर कैबिनेट की बात कर लो तो बहुत सारे ऐसे आपके विषय होते हैं जिनमें कैबिनेट चाहिए, फिर मंत्रिपरिषद भी चाहिए, तो न्यूनतम 12 होनी चाहिए, है ना। ये यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन। अगला है कि PIL,
आधारित किस पर? अधिकार न्याय शास्त्र पर, सामाजिक अनुबंध पर, या फिर सोशल इंजीनियरिंग पर? तो ये आधारित है किसमें? सोशल इंजीनियरिंग पर। विकल्प जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो आपको पता है ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर डिटेल पर देखेंगे, कुछ इससे संबंधित आर्टिकल होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अनुच्छेद 40 क्या कहता है? सरकार से पंचायतों के गठन की बात करता है कि राज्य जो है पंचायतों के गठन करे, है ना। पंचायतें, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो पंचायतें, यही ऑफिशियल शब्द है, पंचायतें। अनुच्छेद 40 क्या कहता है डीपीएसपी में? कि सरकार का कर्तव्य होगा कि वो पंचायतों का गठन करे, है ना। उसके बाद आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन आता है। 73वां संविधान संशोधन, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। इनको क्या दिया जाता है? एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है ना। संवैधानिक दर्जा कैसे मिलेगा? जब इन्हें आर्टिकल में इनका प्रोविजन होगा। तो आप देखेंगे संविधान का एक भाग 9 है, भाग 9, इसमें आर्टिकल 243 से, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक आर्टिकल हैं। इन आर्टिकलों की कुल संख्या कितनी हो रही है? ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जो लोग रीजनिंग पढ़ते हैं वो यहीं भी थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। उनको लगता है कि 15 आर्टिकल होंगे, जल्दबाजी में 15 कैसे होंगे भाई? 243, फिर 243 के बाद 243 ए, फिर बी, बी, सी, जब ए से काउंट करोगे ओ तक तो 15 होंगे, और 243 वाला वो मिलाकर तो टोटल कितने? 16 आर्टिकल होंगे, ठीक है। विषय कितने दिए गए हैं यहाँ पर? ग्राम पंचायतों को विषय दिए गए हैं कितने? 29। नगर पंचायतों के विषय कम है, इनके विषय ज्यादा हैं, 29 विषय यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। इसमें कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हम कुछ आर्टिकल्स की बात कर लें, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें 243 एक सी आर्टिकल मिलेगा, 243। इनकी संरचना की बात की जाती है, पंचायतों की संरचना। और ये अधिकार किसको दिया गया है? पंचायतों की संरचना। अब फिर यहां पर बात आती है कि पंचायतों की संरचना का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास है, या राज्य विधानमंडल के पास? अगर यही चारा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से 80% लोग सही उत्तर नहीं दे पाएंगे कि पंचायतों की संरचना किस तरीके से होनी चाहिए, अधिकार किसके पास है। ऑप्शन है केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति है, राज्य विधानमंडल है, राज्यपाल है, या राज्य निर्वाचन आयोग। अगर इस तरीके से दे दिए जाए तो पहली बात तो जब पंचायत कैसा है? राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। अब ये राज्य सूची का विषय है, इसका मतलब इस पर कानून कौन बनाएगा? इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य विधानमंडल के पास होगा। तो पंचायतों की संरचना कौन तय करेगा? तो ये संरचना तय करेंगे भाई राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, जब राज्य सूची का विषय है तो राज्य विधानमंडल यहां पर तय करेंगे, है ना, राज्य विधानमंडल। इसी तरीके से आप देखोगे कि कई राज्यों में, या फिर जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आप देखेंगे पार्लियामेंट के द्वारा 1/3, ठीक है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। बिहार में 2006 में संशोधन किया गया, वहां पर महिलाओं कितना है? 50%, 1/2, ठीक, 1/3 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1/2 आरक्षण, 50%। राज्य सूची का विषय तुम करो, तुम 100% कर दो, है ना, ये गलत नहीं है। तो 243 में क्या है? पंचायतों की संरचना गठन कौन करता है? राज्य विधानमंडल के पास अधिकार है। फिर आप यहां पर देखेंगे 243D, 243D रिजर्वेशन की बात करता है, SC ST और महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, महिलाओं का आरक्षण, ठीक है, महिलाओं का आरक्षण यहां पर है। फिर आप यहां पर देखेंगे 243E, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। 243C पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल से संबंधित है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आर्टिकल है, ठीक है। 243C, 243D, 243E, और फिर आप यहां पर देखोगे तो कौन सा हो जाएगा? 243I। राज्य वित्त आयोग। अभी आप केंद्र वित्त आयोग देख रहे हैं, राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था होगी ये बताओ, अगर पूछ लिया जाए। चलो अच्छा, आप जान गए कि जो केंद्र वित्त आयोग है वो कैसा है, जो सेंट्रल वाला है
वो कैसा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन पूछ लिया जाए, राज्य वित्त आयोग, ये कैसी संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 243 आई, जिसमें क्या है, राज्य वित्त आयोग है कि राज्यपाल, और देखो फिर क्या बता रहे हैं, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग था, उसका गठन का अधिकार किसके पास था, तो राष्ट्रपति के पास था कि प्रत्येक 5 वर्ष पर वो गठित करेगा। उसी तरीके से यहां पर क्या है, राज्यपाल गठित करता है, कौन, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग। और ये अपनी सिफारिश किसको देता है, राज्यपाल को देता है। फिर राज्यपाल इन सिफारिशों को कहां रखता है, तो आप देखेंगे कि राज्य विधानमंडल के पटल पर रखता है। अगर बाई कैमरल है तो दोनों सदन में, या फिर एक सदनी है तो फिर विधानसभा में, है ना। फिर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कौन सा है भाई, 243 आई, 243 आई हो गया, 243 के, राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि इनका चुनाव कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जो इनका चुनाव कराता है, ठीक है, इलेक्शन, वो वाला नहीं कराता है आपका, जो आप पढ़े थे भाग 15 में, है ना, 224 से लेकर के 324 से लेकर के 329 तक, इनके लिए 243 के में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। एक इंपॉर्टेंट और आर्टिकल है, मैं बता रहा हूं यहां पर, 243 ओ, ये कहता है कि इनके चुनाव में जो भी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती, किसी भी तरीके के विवाद होगा, तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। पंचायतों के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं। अभी पीछे आपने देखा था ना, पूछा गया था प्रश्न आपके एग्जाम में ही, यूपीएसआई में पूछा गया था कि बताओ निम्न में से कौन सा आर्टिकल कहता है कि न्यायालय जो है इलेक्शन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, 329 वाला था। अगर मान लो अगली बार ये पूछ लिया, पूछा भी गया कई बार एग्जाम में कि कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, 243 ओ। इसमें क्या होगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है भाई, है ना, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये सारी यहां पर महत्वपूर्ण चीजें थी। सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से, है ना, नागौर से क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, पंचायतों की शुरुआत करते हैं। अब आपके मन में फिर एक प्रश्न आएगा कि जब 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायत की शुरुआत हो गई थी, फिर ये क्यों कहा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और फिर आप देखेंगे कि 24 अप्रैल 1993, है ना, 24 अप्रैल, एक महत्वपूर्ण डेट यहां पर निकल के आती है कि 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में क्या हुई थी, पंचायतें लागू हुई थी। इसलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं हम, 24 अप्रैल को, है ना। तो ये शुरुआत हुई थी कब, 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश में लागू किया गया था, ठीक है। तो इसलिए हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, जब यहाँ पे लागू किया गया तो फिर ये क्या था भाई, यहाँ पे ये कोई नियम नहीं था, संवैधानिक दर्जा नहीं था कि 5 साल में चुनाव हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, फंड मिला तो मिला, या फिर किसी को ऐसे ग्राम प्रधान को, ग्राम को कोई मुखिया है तो उसे ग्राम प्रधान बना दिया गया, चुनाव हुए तो नहीं हुए तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अब क्या है, संवैधानिक दर्जा है, कानून के अकॉर्डिंग चीजें होंगी, कानून अगर के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। भाई न्यायालय इसमें नहीं हस्तक्षेप करेगा चुनाव संबंधित, लेकिन 5 साल हो जाएंगे, 6 साल हो जाएंगे, चुनाव ही नहीं होंगे, तो फिर न्यायालय हस्तक्षेप करेगा ना। अगर रिजर्वेशन में गड़बड़ी हुई, 1/3 रिजर्वेशन, अगर महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं मिला, SC ST को आरक्षण नहीं मिला, तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, न्यायालय उसमें कर सकता है। पहले ऐसी कोई प्रावधान ही नहीं था, अपने चीजें मॉरलिटी पे चल रही है, इथिक्स पे चीजें चल रही हैं, तो ये चीजें थी ना। तो क्यों, क्योंकि अनुच्छेद आर्टिकल, ये तो मूल संविधान में ही प्रावधान था कि भाई राज्य सरकार पंचायतों का गठन करे। और एक ऐसा आर्टिकल है, एक गांधीवादी आर्टिकल है भाई, जो आप देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का जो है डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। भाई अगर मेरे गांव में नाली टूटी हुई है तो ये प्रधानमंत्री थोड़ा तो समझ पाएंगे, ना ही विधायक भी नहीं समझ पाएंगे। ये नाली बन दो, मेरे गांव में 2 नालियां टूटी हैं, अब कौन सी महत्वपूर्ण नाली है, ये गांव के जो मुखिया होंगे, जो गांव का व्यक्ति होगा, वो समझ पाएगा ना कि ये रोड ज्यादा चलती है, इससे दिन भर में 100 लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या गांव की नाली है ना, और एक नाली से पूरे दिन में जो है 10-20 लोग जाते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंस किसको दी जाए, जो जिसमें 100 लोग आते हैं, तो उनको ज्यादा दिक्कत होती है। ये गांव का मुखिया बेहतर तरीके से समझ पाएगा ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, सत्ता का आपका डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, है ना। तो ये त्रिस्तरीय है।
फिर आपको पता है कि पंचायतों का शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति क्यों गठित हुई थी? इसके लिए नहीं, आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1952 को एक हमारे यहाँ प्रोग्राम चला था, कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसकी परख के लिए। और फिर 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा, उनकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन आकलन करने के लिए जो है बलवंत राय मेहता समिति गठित होती है। तब वो पंचायतों की बात करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायतों की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं उतनी हम लोगों ने सफलता नहीं प्राप्त की थी राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम में, तो वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए ना। फिर वहां से धीरे धीरे समय लगता है, एक प्रक्रिया होती है संवैधानिक विकास की। तो ये सारी चीजें हैं। तो बात यहाँ पे जो 243 है उसमें पंचायतों का कार्यकाल है, और ये कितना है भाई? तो 5 वर्ष, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो विकल्प जो बी है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? उच्च न्यायालय की यहां पर बात की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो किसमें? आर्टिकल 32 में। और लेकिन अगर हम यहां पर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो किसमें? अनुच्छेद 226। विकल्प जो बी है बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 5 प्रकार की आपकी रिट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रच्छा है ना। 5 प्रकार की आपकी जो है रिट्स होती हैं, और आर्टिकल 226 के तहत कौन सा जारी करता है? हाई कोर्ट जारी करता है। और अगर बात कर ली जाए अनुच्छेद 32 है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है ना। अगला है कि निम्न में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो वो आपको कौन सा है? लक्षद्वीप। निर्वाचकों की संख्या के आधार पर पूछ रहे हैं, कौन सा है? तो आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहां पर है? तो आप कहेंगे अरब सागर में है। ये कहां पर? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, यहां पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, 36 द्वीपों का समूह है लगभग, 36 द्वीपों का समूह है। और ये द्वीप कैसे हैं? तो कोरल रीफ से बना है, कोरल रीफ से बना है, कोरल रीफ से बना हुआ है। दूसरी चीज, ये कोरल रीफ क्या होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो कोरल रीफ होते हैं क्या होते हैं? CaCO3। दूसरी चीज अगर हम और आगे यहाँ पर देखें तो इसका जो आकार कई बार पूछा गया है, कैसे है? तो घोड़े की नाल के आकार का है। घोड़े की नाल के आकार वाला द्वीप कौन सा है? हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह ना, घोड़े की नाल के आकार का है। ठीक है, अगर हम न्यायिक क्षेत्र की बात करें, इसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ पे लगता है? तो एर्नाकुलम हाई कोर्ट, एर्नाकुलम जो हाई कोर्ट है। अब आप कहेंगे एर्नाकुलम हाई कोर्ट कौन सा है? तो भाई ये केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। केरल हाई कोर्ट में इसका जो है न्यायिक क्षेत्र है ना। जो एर्नाकुलम हाई कोर्ट है वहीं पर लक्षद्वीप का यहाँ पर न्यायिक क्षेत्र है। और निर्वाचकों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है? आपका लक्षद्वीप जो है निर्वाचन क्षेत्र है। कोई दिक्कत? मलयालम भाषा बोली जाती है, अरब सागर के पास स्थित है, एग्जैक्ट अरब सागर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मलयालम भाषा बोली जाती है, 36 द्वीपों का यहाँ समूह है, कोरल लीफ से बना हुआ। कोरल लीफ क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, है ना। चलो, ब्लीचिंग होती है वो एक लंबी कहानी, फिर आप चले जाएंगे एनवायरमेंट वाले सेक्शन में। बाकी कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो सकता है ना। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, फिर अगला प्रश्न क्या है? कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 43 से, ये अभी आपने पीछे देखा था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हम बता रहे थे कि एक आर्टिकल जोड़ा गया था सहकारी समितियों को लिए, है ना। तो वो यही है। ये किसमें जोड़ा गया था? 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। फिर अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन वाला है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी को न्याय सुनिश्चित हो, ये सभी कौन सा कहता है? आपका अनुच्छेद 39। फिर आपकी समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता किसमें? अनुच्छेद 44 में। सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी समान नागरिक संहिता? कहाँ से? गोवा में है। फिर अभी आप देखेंगे उत्तराखंड में, और इसके लिए जो है गुजरात में एक कमेटी का गठन किया गया है। तो आप हमें कमेंट बताओ वो कौन सी कमेटी, जिसे कमेटी का चेयरमैन कौन है, जिसे गुजरात ने फ्रेम किया है ना। किसके लिए? अपने यहाँ पे UCC लागू करने के लिए, है ना। UCC लागू करने के लिए। तो जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A ये किससे संबंधित है? तो ये आप देखेंगे पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन से संबंधित है। इसको भी जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ना।
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कि राज्य का कर्तव्य होगा कि भाई पर्यावरण का वह संरक्षण करे। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे। कौन सा है? आर्टिकल 48A। ठीक, ये कब है? तो बता ही 1976 में हुआ था। दूसरी चीज, क्यों जोड़ा गया था? क्यों जोड़ा गया था? तो आपको पता है कि 5 जून से लेकर के 16 जून, मैं बता रहा हूं कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर होंगे। 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम ने आपको नाम सुना होगा, स्टॉकहोम में क्या हुआ था? पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं इसी को। किससे संबंधित था? तो पर्यावरण से संबंधित था। पर्यावरण सम्मेलन, पहला दुनिया का पर्यावरण सम्मेलन। पहले लोगों को जाता ही नहीं था, दिमाग ही नहीं जाता था कि ऐसा कोई भी विषय हो सकता है क्या कि हम पर्यावरण को लेकर सचेत रहें। यानी कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इसके पहले दुनिया के किसी देश में, चाहे जितना बड़ा वो हो, मतलब ऐसे चीजें चल रही थी, लेकिन ऑफिशियली किसी भी देश, देखो 1972 तक, सोचो 1972 तक या फिर किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं थी। आज हमारे देश में पर्यावरण मंत्रालय है ना, हर देश में पर्यावरण मंत्रालय लगभग होगा, जहां पे लोग सचेत हैं इन्वायरमेंट को लेकर, लगभग होगा ही होगा। लेकिन 1972 तक दुनिया के किसी भी देश में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ही नहीं थी। लोग समझते हैं ऐसा, जैसे अभी भी आप देखो कि हमारे यहाँ स्पेशली एआई कोई मिनिस्ट्री है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है क्या? नहीं। जो आप आईटी मिनिस्ट्री हमारी है, उसी के अंतर्गत वो भी काम हो जाता है। लेकिन जब ये कल को, मतलब ये बहुत बृहद पैमाने पर हो जाएगा, फिर इसको क्या, अभी भी कैबिनेट में वैसा है, लेकिन हो सकता है आईटी सिर्फ एक, मतलब पर्टिकुलर एआई मिनिस्ट्री ही होगी जो एआई पे ही फोकस करेगी, क्योंकि उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ पर्यावरण मंत्री भी देखो बना है, और वो भी कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है। ये नहीं कि वो कोई राज्य मंत्री है, उप मंत्री नहीं, जो कैबिनेट का है। कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो जैसे जैसे समय के साथ विषय निकल के आते हैं, है ना, वैसे उनका मंत्रालय भी फ्रेम कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें, फिर हमको पता है कि हमारे यहाँ 1986 में पर्यावरण का जो संवर्धन करने के लिए अधिनियम भी लाया जाता है ना। फिर वहां पे कई सारे आते हैं, 1980 में आता है, फिर 1972 में वन्य जीव वाला आता है, फिर 1986 में, फिर 1974 में जल पर आपका प्रदूषण वाला। इस तरीके से कंटिन्यूअस वहां पे पूरा दशक में वो क्या कहते हैं, एक्ट ही हमारे यहाँ आते रहते हैं ना। तो देखो इसके बाद फिर क्या होता है, 1972। तो यहीं से प्रेरित होकर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि 1976 में जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो क्या शामिल कर दिया जाता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि भाई क्या किया जाए, राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण करेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रतिबद्धता जताई गई थी ना, इसीलिए तो हम 5 जून को क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और फिर राज्यों ने, फिर देशों ने क्या किया, अपने अपने देशों में क्या पर्यावरण मिनिस्ट्री बनाना शुरू किया। उसी के क्रम में हमने भी 1985-86 के आसपास, 1985-86 के आसपास क्या लेकर आए थे, पर्यावरण मंत्रालय। ये भी आपको पता होगा। इसी के बाद जो है हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या है, दुनिया में NEP, नेशनल इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम आता है, वो नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया गया, तो नैरोबी में, केन्या की राजधानी नैरोबी में, वो इसी के बाद जो है बनाया गया था। बहुत सारे फैक्ट है ना, तो यहीं से प्रेरित होकर वो संशोधन किया गया। ये चीज हम बताना चाहते थे। हो सकता है आपको रिलेट करें आप, अब उस आर्टिकल को हो सकता है आप ना भूलें, क्योंकि चीजें जब को रिलेट होकर पढ़ी जाती है ना, तो दिमाग में वो लंबे समय तक थोड़ा सा दिक्कत होती है कि वो एक समय टाइम टेकिंग होती है, लेकिन वो इसका फायदा ये होता है कि हमारे दिमाग में लंबे समय तक। तो फायदा किस में है कि आप कम समय पढ़ लें, जल्दी भूल जाएं, या थोड़ा ज्यादा समय दे करके पढ़ें, चीजों को कोरिलेट करें और लंबे समय तक कंटिन्यूअस रहें, है ना। लंबे समय तक बार बार हम भूलते रहते हैं ना, कंफ्यूजन की स्थिति ना बने। तो वो सारे यहाँ से फैक्ट क्लियर होंगे ना। ये पर्यावरण सम्मेलन था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय कैसा है, राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, या फिर समवर्ती सूची का विषय, हमें यहाँ पर ये बताना है ना। आपको ये देख के बताना भाई किस सूची का विषय है, बताइए। अच्छा भाई बताइए यहाँ पर। तो आप कहेंगे किसका हो जाएगा, समवर्ती, कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा ना। रेजिडुअरी पावर नहीं है इसमें। रेजिडुअरी क्या होते हैं, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसको हमारे यहाँ पर दे दी गई हैं, वो दी गई हैं संसद को, पार्लियामेंट को। और ये कहा गया है कि समय के साथ ऐसे विषय होंगे जो समय के साथ, जैसे एआई है,
अब जब हमारा संविधान बना था तब एआई का नामो निशान नहीं था, आज एआई है। तो अगर एआई पे कानून बनाना तो अधिकार किसका होगा? मान लो अगर इसमें किसी भी लिस्ट में नहीं है तो केंद्र सरकार के पास होगा ना, फिर वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी उसको किसको देना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये हो ही जी, पीछे हम देख ही चुके डिटेल में। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है उसके लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लाया गया है ना। कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स है, ये अवेलेबल कहाँ पे अगर बताएं तो हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये जो है अवेलेबल है हमारा जो कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 2,499 रुपये है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये कूपन कोड यूज करते हैं, कौन सा, ज्ञान सर डिस्काउंट, तो यही 2,499 रुपये का जो कोर्स है आपको मात्र 499 रुपये का जो है पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स होगा ये बायलिंगुअल होगा। हमने फिर कहा था किसी भी एग्जाम की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वास्तव में आपने किस संस्थान से तैयारी की और कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, ठीक है। जो हमारा कंटेंट होता है, आपको पता है एससीएस का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होता है, लेकिन नपा तुला, वैसे भर भर के नहीं, कुछ भी आपको दिया जा रहा नहीं। जो सिलेबस है, जो विज्ञापन में जो उनका सिलेबस है, जितने पॉइंट का है, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस का जो कंटेंट है वही हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स कौन से हैं? एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट पीपीटी नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ है, जो 2021 में मल्टी शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर हुआ है, सबका रिव्यू लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो तैयार किया गया, उसी आधार पर टीचर्स ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये कंटेंट जो है बिल्कुल डिलीवर किया गया है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम अथवा जो है 2026 तक, उसके पहले आपको पता है कि एग्जाम लगभग जनवरी या फिर दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। और मात्र 499 रुपए का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें डिस्काउंट कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, उम्मीद रहती कम ही रहेगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ये कोर्स है कहाँ पर? तो ज्ञान सर एजुकेशन में, और हमारा कोर्स बाइलिंगुअल है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है, दोनों ही माध्यम के लिए हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हमारी बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट जो है ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 499 रुपये में आपको 80% को ऑफ हो जाएगा और मात्र ये 99 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। और इनकी जो संख्या होगी वो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल होंगी और 10 टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी, ठीक है। 30 टेस्ट सीरीज काफी होती हैं। और बिल्कुल इनका यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी, है ना। बिल्कुल आपको रैंक वगैरह भी आप वहां पर देख सकते हैं अपनी। और लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के अनुसार हमने बताया कि जो हमारी टीम के द्वारा जो समीक्षा किए गए हैं यहाँ पर 2017 और 2021 के पेपर को, उसके बाद ही हमारा कंटेंट और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो डेवलप की गई, ठीक है। और यहाँ पर जो अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट मिलेंगे और वैलिडिटी जो टेस्ट सीरीज की होगी वो भी आपकी टिल एग्जाम अथवा आप देखेंगे दिसंबर 2026 तक होगी। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाकर के इनरोल हो सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। देखो जो आपका पार्ट सेकंड है वो किससे संबंधित है? सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से संबंधित है। और इसमें यहाँ पे आप आर्टिकल देखोगे कहां से कहां तक हो जाएंगे, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, है ना, आर्टिकल 5 से 11 तक। फिर आप यहां पर देखोगे कौन सा हो जाएगा, भाग 14, भाग 14 ये किससे है? तो यही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर ये कौन सा आपका भाग है? भाग 18, ये कौन सा आपका भाग 18 इमरजेंसी वाला है, इमरजेंसी वाला हो जाएगा। ये आपका कौन सा है? भाग 7, ये क्या है आपका? एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये है ही नहीं। भाग 7 जो है वो रद्द कर दिया गया है। इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 238, 238 ये रद्द ही कर दिया गया। भाग 7 है नहीं। देखो भाग पहला है भारत और उसके राज्य, भाग पहला जो है भारत उसके राज्य, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक।
फिर है आपका भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप, आपका जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। फिर भाग 3 आपका मौलिक अधिकार है 12 से लेकर के 35 तक। फिर भाग 4 है 36 से लेकर 51 तक। फिर भाग 4 ए है 51 ए वाला शामिल है। फिर आप देखेंगे भाग 5 है 52 से लेकर के 151 तक। फिर भाग 6 जिसमें राज्यों का संविधान है, राज्यों का संविधान ही कहा जाता है, राज्य की कार्यपालिका वगैरह उसमें है। अनुच्छेद 152 हाँ 152 से लेकर के 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक। फिर भाग 7 है यही जो निश्चित है आर्टिकल 238। फिर भाग आपका 8 है 239 से लेकर के 242। फिर भाग आपका 9 है, अभी पीछे देखा पंचायतें नाम से है ना, 243 से लेकर के 243 ओ। फिर भाग 9 बी है 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। फिर आप देखेंगे भाग 9 बी है जो आप देखेंगे कि 97 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है 2011 में। भाग 9 बी आर्टिकल 243 जेड एच से शुरू होता है फिर, है ना। फिर आप देखेंगे कि भाग कौन सा, फिर 10 है, फिर 11, फिर 12, इस तरीके शुरू होते हैं ना। तो जो ये वाला है किसमें हो जाएगा, तो ये अब हो जाएगा भाग 14 में यूपीएससी वाला, अनुच्छेद 308 से लेकर के 308 से लेकर के कौन सा 323 तक, 323 तक, है ना, अनुच्छेद 323 तक। आगे देखेंगे, कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। भाई कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं अपॉइंटमेंट, उपराष्ट्रपति करते हैं नहीं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? 8वें संविधान संशोधन, या फिर 10वें संविधान संशोधन, या फिर 7वें, या पहले 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 7वां संविधान संशोधन? 1956। कई सारे प्रावधान किए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग। कई सारे प्रावधान किए हैं, इसी में है 2 या 2 से अधिक राज्यों, 7वें संविधान संशोधन द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या एक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक आपका क्या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कहां भी की गई है, ये भी 7वें संविधान संशोधन में ही की गई है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, या फिर भारत के महान्यायभिकर्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये तो इनके अंडर में ही काम करते हैं, तो ये तो होंगे ही नहीं। तो बताओ भाई इसमें कौन होगा, है इसमें कौन होगा बताइए। कौन होगा? उच्चतम न्यायालय के नहीं, अगर भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल डेडिकेटेड है? भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। और यह कहां पर हो गया? केंद्र में। ये तो है आपका केंद्र में, ठीक है। इसके बाद राज्य में अगर हम बात करेंगे, यहां पर राज्य में कौन हो जाएगा? तो अनुच्छेद 165 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 165 के अकॉर्डिंग भाई एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। मालूम है तो बहुत अच्छा है, रिवीजन आपका हो रहा है। महाधिवक्ता और महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी ये क्या होता है कि केंद्र में सबसे बड़ा कानून अधिकारी और ये राज्य में सबसे बड़ा कानून अधिकारी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति। जब चाहे राष्ट्रपति हटा दे, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राज्यपाल। और किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राज्यपाल के। जब चाहे राज्यपाल हटा दे, कोई कानूनी जवाबदेही नहीं, कोई कानूनी जवाबदेही नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? तो महाधिवक्ता या फिर महान्यायवादी की, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है महान्यायवादी, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है कार्यवाही में, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं। मतदान वही करता है, मतदान वही करता है जो संबंधित सदन का अध्यक्ष है। कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। मतदान क्यों नहीं करेगा? क्योंकि
भाई उस सदन का ये सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है, और सबसे बड़ा ये कानून अधिकारी भी होता है ना। तो विकल्प जो ए है यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये संबंधित आर्टिकल है ना। ये अनुच्छेद आपका 76 में है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कोई निश्चित टर्म नहीं होता, जब चाहे वो हटा दे, सर्वोच्च कानून अधिकारी भी माना जाता है। इसकी सहायता के लिए क्या होते हैं, इसकी सहायता के लिए भारत के क्या होते हैं, महान्यायाधिकर्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल, और क्या होते हैं, एक होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसकी सहायता के लिए होते हैं, किसकी, भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए। अगला है, इन विच ईयर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना। 73वां संविधान संशोधन इनेक्टेड कब हुआ है, तो आपका 1992, पीछे डिटेल में जानकारी हो चुकी है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प, अभी हमने पीछे बताया, किसने रखा था, अभी पीछे बताया है कि पीटी नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या रखता है, उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। 22 जनवरी 1947 को वही उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होकर प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का क्या बनता है, तो उद्देश्य प्रस्तावना बनती है, प्रेम्बल बनती है ना। तो कौन रखता है, तो पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा जाता है। कब, 13 दिसंबर। भाई पूछ सकते हैं कब रखा जाता है, 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब होता है, तो 22 जनवरी 1947 को, 47, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। दोहरे परिसंकट यानी कि डबल जियोपार्डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कानून आपका, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 20, अभी हमने बताया था, चाहे देश पे कितना भी बड़ा संकट न जाए, आपातकाल, भाई इमरजेंसी, इससे बड़ा संकट क्या ही होता है, आपातकाल से बड़ा संकट क्या ही होता है, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों ना लागू हो जाए, ठीक है। लेकिन आपका जो 20 और 21 होते हैं, ये दोनों मौलिक अधिकार, अनुच्छेद जो आपका अनुच्छेद जो आपका क्या कहते हैं, हाँ, अनुच्छेद 359 कहता है कि यदि देश में आपातकाल लागू हो, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि नहीं अब मूल अधिकारों का निलंबन करना चाहिए, तो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। 21 में क्या होता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सबसे बड़ी चीज है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। भाई किसी को भी मारने का अधिकार थोड़े दे दोगे, जीने का अधिकार सबको अपनी गरिमा के साथ, ऐसा नहीं कि गरिमा के साथ भी व्यक्ति नहीं जी सकता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और जो आपका, हाँ, तो अनुच्छेद 20 में क्या है, 20 में कई सारी चीजें हैं। एक तो है दोहरे संकट, दोहरे संकट से क्या कहते हैं, दोहरे संकट से बचाओ। बात समझो क्या होता है दोहरे संकट से बचाओ। दूसरा है पूर्व विधियों का ना लागू होना, पूर्व विधियों समझा रहे हैं, एक एक चीज अभी समझा देंगे। पूर्व विधियों का लागू ना होना, हम सरल शब्दों में यहां लिख रहे हैं। तीसरा है अपने विरुद्ध गवाही न देना, इसी के पार्ट हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, अपने विरुद्ध गवाही न देना, ठीक है। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे देश में आपातकाल ही लागू हो। एक ही अपराध, आपने एक कितना भी जघन्य अपराध क्यों ना हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना भी जगह, ये 2 बार सजा क्या मिलेगी, एक ही बार दे दो ना। अगर 20 साल सजा देना है तो 40 कर दो, एक ही बार दो। फांसी देना तो नहीं, एक बार आपको मारा गया, उतारा गया, फिर आपको मारा गया, नहीं कि हम दिखाएंगे कि बहुत खराब आपने काम किया, नहीं। दोहरे संकट से बचाओ, एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। पूर्व विधियों का लागू नहीं होना, पूर्व विधियों का लागू मतलब ये नहीं कि जिस समय आपने जो क्राइम किया है, जिस समय आज मैंने जो क्राइम किया है, तो आज की डेट में उस क्राइम के लिए जो सजा है वही मिलेगी। अगर 5 साल सजा है तो 5 साल मिलेगी। भाई जो ये निर्भया कांड हुआ, पास्को एक्ट कब आता है, 2012 में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो है एडल्ट होने की जो एज है वो 18 घटा करके 16 कर दी गई है ना। कि पहले क्या था, ऐसा कुछ सिस्टम था, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं, तो मैं उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा आपसे। कहने का मतलब ये कि जिस समय आप जो क्राइम कर रहे हैं, जो अपराध के लिए सजा होगी, कितना भी जघन्य क्यों ना हो, 5 साल है। भाई 1990 में आप किसी के साथ रेप करो, तो जो आज सजा है, मान लो अगर 1990 में कोई व्यक्ति 12 साल की लड़की के साथ कोई जघन्य अपराध करता है, या 18 साल की लड़की के साथ कोई जघन्य अपराध करता है, 17 साल की, जो आज सजा क्या उस समय मिली होगी, नहीं मिली होगी। उस समय उतनी सजा थी ही नहीं, आज क्या है, ज्यादा सजा है।
आज क्या है, आज उस समय में ज्यादा सजा हो गई ना। तो जिस समय आपने जो अपराध, अब ये नहीं कि आज का कानून लगा करके उस व्यक्ति को सजा दे दी जाए, नहीं, उस समय जो रहा होगा वही दी जाएगी। अगली चीज ये है कि अपने विरुद्ध आपने कोई क्राइम किया, बिना जब तक एविडेंस नहीं होंगे आपको सजा नहीं। आप किसी का मर्डर कर दो, आप कबूल करो कि हमने मर्डर किया है, ना तो सरकमस्टांसेस जो आपके एविडेंस हो, ना ही जो है कोई सबूत हो, और ना ही परिस्थिति जन्य आपके पास कोई क्राइम मिले, और आप खुद कहें कि नहीं मैंने मारा है, तो नहीं माना जाएगा, आपको सजा ही नहीं मिलेगी। या फिर मान लो आप किसी मतलब क्राइम करने के लिए हम आपको उकसा नहीं रहे हैं, है ना, ये फंसेंगे तो आप वही एविडेंस कोई कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, इतनी टेक्नोलॉजी है, पकड़े जाएंगे। फिर मान लो आप किसी को मारते हैं, उसका कोई भी सबूत नहीं छूटता है, तो आपको सजा नहीं मिलेगी, कोई भी सबूत नहीं है, पूरा पूरा व्यक्ति ही गायब कर दो। लेकिन ना तो परिस्थिति जन्य का मतलब ये कि आपसे किसी की दुश्मनी वाला कोई समीकरण जो है पुलिस बैठा दे कि हाँ आपकी थे, सीडीआर हो जाता है, आप तो कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना, बहुत सारे हैं, आप सोचोगे आप बच नहीं पाओगे। हालांकि कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि सरकमस्टांसेस परिस्थिति जन्य जो है सबूत थे, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं होने की वजह से क्रिमिनल को जितनी सजा मिलनी चाहिए उससे कम मिली, वो बहुत पहले की बात है। आज समय में ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल है, या फिर पुलिस की लापरवाही है तो बात अलग है। पुलिस की लापरवाही वो भी फंसेंगे ना। तो कहने का मतलब ये कौन कहता है आपका अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 है ना, ये सही हो जाएगा उत्तर। अगला है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अधिकार ऑब्वियस सी बात है किसके पास है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अगला है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं, 10वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची। तो आपको पता है कि 10वीं अनुसूची में क्या है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। इसमें यहाँ पे कहीं लिखा होगा एंटी डिफेक्शन से संबंधित कौन सी है, 10वीं अनुसूची। और ये कब जोड़ी गई, बहुत महत्वपूर्ण है, ये जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन द्वारा। बावनवें संविधान संशोधन द्वारा। कब, 1985 में। प्रधानमंत्री उस समय कौन था, राजीव गांधी। बहुत दल बदल चल रहा था उस समय, बता तो रहे हैं, देश बिल्कुल भ्रष्टता की पराकाष्ठा पहुंच चुका था। राजीव गांधी, है ना, इन्हों के द्वारा जोड़ी गई है। 7वीं अनुसूची 3 सूचियों में विभक्त है, आपको पता ही है। 9वीं अनुसूची जो है वो लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन है, राज्यसभा सीटों का आवंटन इसमें 4थी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का, राज्यसभा सीटों का आवंटन कहां पे है, तो 4थी अनुसूची में है, इस चीज को यहां पर ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। 7वीं अनुसूची में 3 आपकी सूचियां हैं, है ना, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये सारी चीजें हैं। और 9वीं अनुसूची किससे है, लैंड रिफॉर्म से है। और 9वीं अनुसूची मूल संविधान में तो 8वीं अनुसूची थी ना, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थी आपकी, 8 अनुसूची थी, अनुसूची थी, है ना, 8 अनुसूची थी। जो 9वीं अनुसूची है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। जो पहला संविधान संशोधन नहीं हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्यों, क्योंकि मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है, 12, फिर 9वीं जोड़ी जाती है, पहला संविधान संशोधन 1951 में, फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके। और फिर आपकी आती है कौन सी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे, पंचायतों से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन। फिर जोड़ी जाती है 12वीं अनुसूची, वो किससे संबंधित है, नगरीय स्थानीय स्वशासन से है, वो किस में जोड़ी जाती है, 74वां संविधान संशोधन। टोटल 12 अनुसूची हो गई, काम खत्म। चौथी जो है राज्यसभा सीटों के आवंटन से है। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना, ठीक, बढ़ सकता है कितना, 250 रुपए तक, 20,000 रुपीज तक, कहां तक बताइए भाई, इसका उत्तर क्या होगा, तब तक पानी पी लें। बताइए, ये हो सकता है आपका कब तक, तो भाई 25,000 रुपए तक। कितना बढ़ सकता है, 25,000 रुपए तक।
विकल्प जो आपका सी है बिल्कुल सही उत्तर है। जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है, आयोग कब बना है? तो 12 अक्टूबर 2005 को बना है। ठीक है, और ये कैसा है? केंद्रीय सूचना आयोग। यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, कोई आर्टिकल है आज तक आपने पढ़ा है आपको? अच्छा, ये बड़ी कंडीशन रहती है, इतना पढ़ने के बाद हम पेपर में जाते हैं वहां पे कुछ ऐसा पूछ लेते हैं कि ये हमारा कब होता है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सही टीचर से पढ़ते नहीं है, तो वहां पे लगता है अच्छा हमने, हो सकता है हमने ना पढ़ो। अरे भाई, जब आपने पूरी किताब पढ़ ली तो फिर क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? तो बड़ी बड़ी किताब नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग कैसा है? एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, कोई भी आर्टिकल नहीं है केंद्रीय सूचना आयोग के विषय में, है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है उसके लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लाया गया है ना। कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स है। ये अवेलेबल कहाँ पे अगर बताएं तो हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये जो है अवेलेबल है हमारा जो कोर्स है ये। ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो 2499 रुपये है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये कूपन कोड यूज करते हैं, कौन सा? ज्ञान सर डिस्काउंट, तो यही 2499 रुपये का जो कोर्स है आपको मात्र 499 रुपये का जो है पड़ेगा। ठीक है, और ये जो हमारा कोर्स होगा ये बायलिंगुअल होगा। हमने फिर कहा था किसी भी एग्जाम की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वास्तव में आपने किस संस्थान से तैयारी की और कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा। ठीक है, जो हमारा कंटेंट होता है आपको पता है एससीएस का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होता है, लेकिन नपा तुला, वैसे भर भर के नहीं कुछ भी आपको दिया जा रहा नहीं। जो सिलेबस है, जो विज्ञापन में जो उनका सिलेबस है, जितने पॉइंट का है, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस का जो कंटेंट है वही हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो फीचर्स कौन से हैं? एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट पीपीटी नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ है, जो 2021 में मल्टी शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर हुआ है, सबका रिव्यू लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो तैयार किया गया, उसी आधार पर टीचर्स ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये कंटेंट जो है बिल्कुल डिलीवर किया गया है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम अथवा जो है 2026 तक, उसके पहले आपको पता है कि एग्जाम लगभग जनवरी या फिर दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। और मात्र 499 का रुपए का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें डिस्काउंट कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, उम्मीद रहती है कम ही रहेगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ये कोर्स है कहाँ पर? तो ज्ञान सर एजुकेशन में, और हमारा कोर्स बायलिंगुअल है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, दोनों ही माध्यम के लिए हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हमारी बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट जो है ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 499 रुपये में आपको 80% को ऑफ हो जाएगा, और मात्र ये 99 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, और इनकी जो संख्या होगी वो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल होंगी और 10 टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी। ठीक है, 30 टेस्ट सीरीज काफी होती हैं। और बिल्कुल इनका यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी, है ना। बिल्कुल आपको रैंक वगैरह भी आप वहां पर देख सकते हैं अपनी। और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार हमने बताया कि जो हमारी टीम के द्वारा जो समीक्षा किए गए हैं यहाँ पर 2017 और 2021 के पेपर को, उसके बाद ही हमारा कंटेंट और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो डेवलप की गई। ठीक है, और यहाँ पर जो अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, और वैलिडिटी जो टेस्ट सीरीज की होगी वो भी आपकी टिल एग्जाम अथवा आप देखेंगे दिसंबर 2026 तक होगी। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाकर के इनरोल हो सकते हैं। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण किया गया है? Which schedule of the Indian Constitution provides for a 3/4 distribution of legislative subject between the union and state? तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? 7वीं अनुसूची हो जाएगी, है ना। इसी में तो किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच त्रिस्तरीय, भाई वही तो है यूनियन शक्तियों का पृथक्करण जो किया गया है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, बात खत्म। अगला, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? बताइए, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? 1986, 1950, 1962, 1972। 1972 कब किया गया है आपको ये बताना है। बताइए कब किया गया भाई। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये कब किया गया है? 1986 को? नहीं, 1986 में 86वां संविधान संशोधन है जो कब आया था? 2002 में। ये किया गया है 1972 में। तो विकल्प जो डी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? पहले कहां पर था ये? 31 में, वहां पर निरस्त किया गया किससे? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब कहां पे आ गया है? 300A में। यहां पर क्या है? 308 में जो आप देखेंगे संयुक्त अधिवेशन होता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन है ना, संयुक्त अधिवेशन 108 आर्टिकल में है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की? तो लोकसभा अध्यक्ष। आहूत कौन करता है इसको? राष्ट्रपति, है ना। किससे संबंधित? साधारण विधेयक के संबंध में, ना कि संविधान संशोधन या फिर धन विधेयक। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार, हाँ, भारतीय संविधान को अधिकार कौन देता है? भारत की जनता। कौन देता है? द पीपुल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना शुरुआत कहां से होती है भाई? हम भारत के लोग। कहां शुरुआत होती है? हम भारत के लोग। किसको? संविधान को, प्रस्तावना को अधिनियमित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। हम स्वयं आत्मर्पित करते हैं। कौन? भारत की जनता। ना सुप्रीम कोर्ट, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना केंद्र सरकार। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो भारत की जनता में निहित है ना, द पीपुल ऑफ इंडिया। तो आप देखेंगे ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? अभी पीछे बताया था कि 3 प्रकार के संबंध हैं, है ना। 3 प्रकार के संबंध है। कौन कौन से? एक तो आप देखेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं, एक आप देखेंगे फाइनेंस रिलेशन है। फाइनेंस रिलेशन जो है वो तो भाग 12 में, लेकिन लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके रिलेशंस हैं वो कहां पर है? भाग 11 में है। भाग 11, तो यही तो हो जाएगा। जो विकल्प सी है बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भाग 8 किससे संबंधित है? तो यूनियन टेरिटरी से, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है ना। ये सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पर। भाग 22 तो अंतिम वाला है, जिसमें केंद्र के संविधान का नाम वगैरह 293 से लेकर के 295 तक नाम वगैरह दिया गया है। फिर भाग ये 9 पंचायतों से संबंधित हो जाएगा। किससे? पंचायतों से, है ना। फिर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहां से लिया गया है? आयरिश संविधान से। कहां से भाई? आयरन, ओ क्या कहते हैं, आयरिश, एक मिनट यार, आयरिश ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चलिए अच्छा, अगला प्रश्न तक देखिए, फिर बताते हैं इसके बारे में भी। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? यही तो दोनों है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 वाले। कौन कौन से? अनुच्छेद 23-24। अब देखो फिर बड़ा बारीकी से यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है 23-24 में। अब मान लो यहाँ पर 24 भी होता, मैं फिर कह रहा हूँ आप में से कम 50% लोग फिर फंस जाते हैं कि 24 करना है कि 23 करना है। क्यों? उन्होंने बारीकी से उस चीज को नोटिस ही नहीं किया है। अगर बात की जाए कि बेगार बंधुआ मजदूरी से, तो कौन सा हो जाएगा आपका? आर्टिकल 23 हो जाएगा। लेकिन जब बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, जब बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, तो कौन सा माना जाएगा आपका? आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 माना जाएगा। ये तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये तो समानता का अधिकार है, और ये वाला किसका है? नागरिकता का, सिटीजनशिप का है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? यही 23। अगला है कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? ठीक, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 2 ही ऐसा न्यायालय है देश में जिनको क्या है भाई? रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट हो जाएगा। बाकी कोई भी अभिलेखीय न्यायालय नहीं, ना तो आपके कोई ट्रिब्यूनल्स हैं
और ना ही आपके जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है वो भी नहीं है। ठीक, दो ही ऐसे हैं। तो आपको जो यहाँ पर आर्टिकल 129 क्या कहता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब बात आती है कि अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि इसके जितने भी फैसले होंगे, जो भी निर्णय होंगे, वो कहीं ना कहीं प्रस्तुत किए जाएंगे। केंद्र सरकार अगर कानून निर्माण करेगी तो इनके डिसीजंस का फैसला वो क्या कहते हैं मूल्य रखेगी, यानी कि इनके खिलाफ जाकर के वो कानून का निर्माण करेगी। तभी लोग केस जाते हैं, बताते हैं कि ये 1980 में ऐसा केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था, आपने इसके विरुद्ध जाकर के कैसे कानून बना दिया। या फिर मान लो कि 1980 में सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है, ठीक है। अब जैसे हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया था, 1973 में, कि भाई जैसे धर्मनिरपेक्षता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि हमारा जो केंद्र सरकार है अब बना देंगे, हम आज बना रहे हो तो 1973 की बात नहीं, वो क्या है, रिकॉर्ड एक है उसके, वो जो फैसले हैं उनका क्या है, एक मूल्य है, ठीक है। और हर फैसले का क्या होगा, रिकॉर्ड मतलब होता है कि कब, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया है, तब से इसके फैसले का क्या है, तो एक मूल्य है और उनका एक रिकॉर्ड चीजें हैं ना। और चाहे मद्रास हाई कोर्ट, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, देश के किसी भी कोने में हाई कोर्ट भी उन फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकता जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो मतलब कहने मतलब ये है कि जस्टिस बनना इतना आसान नहीं। अगर आप न्यायाधीश बनते हैं तो ये सारी चीजें आपको डिसीजन दे रहे हैं तो आपकी अवहेलना हो सकती है कि भाई आपने ऐसा फैसला दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने तो इतने वर्ष पहले ये फैसला दिया है, आप इसके खिलाफ कैसे डिसीजन दे सकते हैं। वही चीज, क्योंकि एक ही केस को लेकर के बार बार, हाँ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले से बदल सकता है। ऐसा कई बार भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पहले फैसला दिया है, कई बार जैसे एक हुआ था कि पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। ऐसे बहुत सारे फैसले हैं। तो यहां पर तो विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम 14 वर्ष के ऊपर होंगे, आर्टिकल हमारा 24 कहता है। अगला है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। पीछे देख चुके हैं, संवैधानिक तंत्र का विफल की बात की जाती है, आर्टिकल 356 हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन यहाँ पर 280 में है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय, तो भाई ऑब्वियस सी बात हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय है ना। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है ना, इंटीग्रेटेड इन द सेंस अगर हम बात करें इस तरीके से इसका जो है चार्ट बनता है कि ऐसे सर्वोच्च स्थिति में कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। फिर हमारे यहाँ 25 क्या है, हाई कोर्ट है, और उसके नीचे क्या है हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और क्या है, ट्रिब्यूनल्स हैं, है ना। यहीं पे ट्रिब्यूनल्स भी आ जाएंगी, उनको भी कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन सर्वोच्च स्थिति पे क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है। तो विकल्प जो डी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगला है कि भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में, पहले नहीं इसको क्या बोलते हैं, पेशा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेशा, ठीक है। पंचायत एक्सपेंशन ऑन शेड्यूल एरियाज, फुल फॉर्म कई बार तो पेशा का फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो क्या बोलोगे यहाँ पर, हाँ ये देखो लिखा तो हुआ है, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है। ये एक्ट कब आता है, 1996 में, 1996 में ये जो है एक्ट आता है। जो पंचायतें थी 1993 में आपको पता है लागू होती हैं, और फिर 1996 को शेड्यूल एरिया जो है वहां पर भी लागू किया जाता है, ठीक है। और वहां पर आप देखेंगे महिलाओं को अच्छा खासा वहां पे अधिकार भी दिया गया है। अगला, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है। राज्य विधानसभा हो, चाहे राज्य विधानसभा हो, चाहे आपकी राज्यसभा हो, चाहे आपका लोकसभा हो, है ना, इन सभी का निर्वाचन आयोग कौन करता है, हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। भाई जो राज्य निर्वाचन आयोग है किसका चुनाव कराता है, सिर्फ पंचायतें और जो नगर निकाय हमारे हैं उनका चुनाव आयोजित करता है बस। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, अभी पीछे बताया है, पीछे भी जस्ट 108 में संयुक्त बैठक हुई है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन होल्ड कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला है कि संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सेवाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है ना। संसदीय विधानसभा क्षेत्रों की तो डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का परिसीमन आयोग करता है ना। ये इससे संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा है ना, आर्टिकल शायद 82 तो नहीं, ऐसे कोई 182 है कि 82, मुझे एग्जैक्ट याद, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे लग रहा है, तो मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा। अगला है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11th शेड्यूल जोड़ी गई है ना, 11th शेड्यूल जोड़ी गई है। 7th शेड्यूल में सूचियां यहाँ पे चीजें दी गई हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते
निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, है ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के और वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट के द्वारा जो डिसाइड होंगे ये। अगला है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा है, अभी पीछे चर्चा हुई है, ये भी हमने सब देखो वही क्वेश्चन है जो एक बार बता दिया है ना, 19 फर्स्ट क्लॉज सी, यही तो था, यही तो था, इसी के तहत तो जोड़ा गया है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती कौन सी भाई, समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय थे, समवर्ती सूची में मूल रूप से 52 सब्जेक्ट थे, अभी कितने हो गए, सॉरी 43 थे, अभी कितने हो गए बढ़कर के 52 हो गए हैं, बढ़कर कितने हो गए हैं 52 हो गए। और जहां तक मैं सही हूं, जो आपकी राज्य सूची है उसमें 66 विषय थे और ये घट करके कितने हो गए हैं, ये 59 विषय हो गए हैं, घट करके 59 विषय हो गए हैं और ये 47 से बढ़ करके 52 विषय हो गए। क्योंकि जो राज्य सूची से विषय होते हैं ये कहाँ पर जाते हैं, यहीं पर जाते हैं ना, यहीं पर, या फिर केंद्र सूची में चले जाएंगे या फिर यूनियन लिस्ट में चले जाएंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान लिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है। आपके जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें से आर्टिकल 50 क्या कहता है, पीछे बता चुके हैं ये भी, द सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो है अलग करने की बात करता है, कौन सा अनुच्छेद 50 जो है यहाँ से बात करता है। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे